दोस्तों 8 और 9 सितंबर को जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ नेपाल में, उसको नेपाल के जेनजी यानी यूथ ने लीड किया। ये जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम को बदल के रख दिया। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर्स को रेजिग्नेशन देना पड़ा। उन पर डायरेक्ट अटैक हुआ, उनके घर भी जला दिए गए। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस स्टेशन, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज सबको वैंडलाइज किया गया। कहीं पत्थरबाजी हुई और कहीं आग लगाई गई। कई लोगों की डेथ हुई और हजारों लोग इंजर्ड भी हुए। नेपाल का ये जो जेनजी प्रोटेस्ट था, इसका असली रीजन था करप्शन और इनइक्वालिटी, लेकिन इसमें आग लगाई सोशल मीडिया बैन ने। 4 सितंबर 2025 को नेपाल गवर्नमेंट ने 26 बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप भी शामिल था। और जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ, नेपाल के यूथ के अंदर जो गुस्सा पहले सिमर रहा था करप्शन, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो फट के बाहर आया। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोटेस्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि नेपाल में करप्शन, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या था, सोशल मीडिया उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, सरकार ने सोशल मीडिया को बैन क्यों लगाया और ये सोशल मीडिया बैन ने प्रोटेस्ट को कैसे भड़काया। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किसने किया, कैसे ये पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल गया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जेनजी प्रोटेस्ट की ओर जाने से पहले हमें नेपाल की डेमोग्राफी, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट ये सबको समझना पड़ेगा। तो नेपाल की डेमोग्राफी से शुरू करते हैं। आज की डेट में नेपाल की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ के आसपास है और इसकी मीडियन एज 25 ईयर्स है। मतलब आधा देश 25 साल से भी छोटा है, यानी नेपाल अभी एक यंग कंट्री है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है नेपाल जैसे देश के लिए, जहां एक तरफ वो पॉलिटिशियंस जो बूढ़े हो चुके थे, जिनकी उम्र 60 साल से भी ऊपर का था, वो अपना पुराना स्टाइल में देश चला रहे थे, और दूसरी तरफ एक पूरा नया जनरेशन जो इंटरनेट के साथ बड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि नेपाल की पॉलिटिक्स में यूथ का प्रेशर कितना ज्यादा है, क्योंकि उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ऐसे में नेपाल गवर्नमेंट को पब्लिक की बात सुननी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करनी चाहिए और उन्हें नौकरी देना चाहिए, नहीं तो वो तुरंत रिएक्ट करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन पर हो या सड़क पर। दोस्तों, नेपाल में प्रॉब्लम ये भी है कि इतनी यंग पॉपुलेशन के पास जॉब्स नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से नेपाल में 15 से 24 एज ग्रुप का जो यंग पॉपुलेशन है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज्यादा है। मतलब 100 में से 20 यंग लोग जॉबलेस हैं और जो जॉब्स नेपाल में मिलती है वो अक्सर लो पेइंग होती है या अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं मिलता। इसीलिए एजुकेटेड यूथ नेपाल में इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं। यह फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे गुस्सा पैदा करता है और वो गुस्सा प्रोटेस्ट में ऐसे काम करता है जैसे आग में कोई घी डाल रहा हो। जब लोगों के पास जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज कम होती है तो और भी ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं। उनके तरफ से डिमांड आता है कि हमें जॉब दो, हमें चांस दो। दोस्तों, नेपाल की जो इकोनॉमी है वो मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर और रेमिटेंस। रूरल पॉपुलेशन के लिए अभी भी एग्रीकल्चर एक ऑप्शन है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो लोग खेती करना नहीं चाहते, उन्हें नौकरी चाहिए। नेपाल में जॉब्स मिलता नहीं है, इसलिए नेपाल के हजारों यंग लोग मिडिल ईस्ट, मलेशिया, कोरिया या इंडिया आकर काम करते हैं और वहां से अपना घर पैसा बेचते हैं, जिसको रेमिटेंस कहा जाता है। ये रेमिटेंस नेपाल के जीडीपी में 33% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है। इसका मतलब ये है कि नेपाल की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा रेमिटेंस पर डिपेंड करती है, जो फॉरेन जॉब से आता है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि नेपाल की लोकल इकोनॉमी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाती, इसीलिए ज्यादा यूथ देश छोड़ के बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक डबल एज सिचुएशन है नेपाल में। एक तरफ रेमिटेंस से फैमिली चलती है और दूसरी तरफ देश के अंदर जो यंग लोग हैं उन्हें अपने ही देश में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और यही फीलिंग नेपाल के यूथ के अंदर उनके गुस्से को और भी स्ट्रांग करती है। नेपाल के करप्शन पर भी थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि जेनजी प्रोटेस्ट का मेन रीजन है करप्शन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके, ये हर साल एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है। मतलब कौन सा देश में कितना करप्शन है उसकी डाटा लेके एक स्कोर देता है, जिसको ट्रांसपेरेंसी स्कोर कहा जाता है। इसका स्कोर होता है 0 से 100 तक। 100 का मतलब क्लीन और 0 का मतलब सबसे करप्ट। वही स्कोर के हिसाब से वो दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं सबका रैंक बनाता है
है। तो इस इंडेक्स के हिसाब से नेपाल का स्कोर है 34 आउट ऑफ 100 और रैंक है 107 आउट ऑफ 180। मतलब नेपाल एक हाईली करप्ट कंट्री है। इंडिया की बात करो तो इंडिया का स्कोर है 38 और रैंक 96, यानी इंडिया भी एक करप्टेड कंट्री है। अभी हम नेपाल की बात कर रहे हैं तो नेपाल एक करप्टेड कंट्री है जहां पब्लिक फंड का मिसयूज ज्यादा होता है। तो ऐसे में जब नेपाल की सरकार सोशल मीडिया को बैन कर देता है तो लोगों को लगता है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अब आ जाते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया नेपाल में इतना मैटर क्यों करता है और इसको बैन करते ही लोगों के अंदर गुस्सा इतना तेज क्यों हुआ? दोस्तों, सोशल मीडिया नेपाली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नेपाल में लगभग 14.3 मिलियन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। अगर हर एक अकाउंट को एक पर्सन मान लो तो आधा देश सोशल मीडिया यूज कर रहा है। अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 13 लाख यूजर्स टिकटॉक यूज करते हैं, 1.7 करोड़ यूजर्स फेसबुक पर हैं और 47 लाख लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। नेपाल के यूथ के पास जॉब्स नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वो खुद को एंटरटेन भी करते हैं और इसके जरिए करप्शन के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, बहुत सारे ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं जो इस सोशल मीडिया से पैसा भी कमा रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक पर कंटेंट डाल के। फेसबुक ने रिसेंटली अपना मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है नेपाल में, जिससे क्रिएटर्स ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं फेसबुक से। इससे ये क्लियर होता है कि नेपाल में सोशल मीडिया सिर्फ एक टाइम पास नहीं बल्कि यूथ की लाइफलाइन है। दोस्तों, 4 सितंबर 2025 को नेपाल गवर्नमेंट 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर देता है, जिसमें मेजर सोशल मीडिया ऐप्स थे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप। ये है वो 26 सोशल मीडिया ऐप्स की लिस्ट। तो नेपाल गवर्नमेंट ने ये 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन क्यों किया, इसे भी जान लेते हैं। नवंबर 2023 में नेपाल गवर्नमेंट ने एक 15 पॉइंट वाला डायरेक्टिव निकाला। इसमें लिखा था कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में चलना चाहता है, चाहे वो नेपाल की हो या फॉरेन की, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी में रजिस्टर करना होगा। ये कंपलसरी है। इसका रीजन ये दिया गया कि जो अनवांटेड कंटेंट है जैसे कि फेक न्यूज, हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन, उसको गवर्नमेंट मॉनिटर कर सके। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जो कंटेंट है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। अगर रेगुलेशन ना हो तो फेक न्यूज फैल सकती है। लोगों के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक प्रिंसिपल है राइट टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैंडेटरी रजिस्टर कराओ, एक प्रॉपर ओवरसाइट और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल गवर्नमेंट को यह भी परमिशन दिया कि अगर कोई प्लेटफॉर्म रेगुलेशन फॉलो ना करे तो उस पर कड़ी एक्शन लो। नवंबर 2023 से लेकर अगस्त 2025 तक नेपाल गवर्नमेंट ने 5 बार पब्लिक नोटिस दे दिया था सभी प्लेटफॉर्म्स को। मेटा, यूट्यूब, एक्स और दूसरी बड़ी कंपनी जो हैं उनको डायरेक्ट लेटर भी भेजे गए थे। उन्हें बार बार समझाया गया और डेडलाइन भी दी गई और उन डेडलाइंस को एक्सटेंड भी किया गया, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। 28 अगस्त 2025 को नेपाल गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनल वार्निंग देती है कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, रजिस्टर करा लो, नहीं तो बैन किया जाएगा। वेडनेसडे रात को यानी 3 सितंबर 2025 को 7 दिन का डेडलाइन खत्म हुआ, लेकिन किसी ने भी रजिस्टर नहीं करवाया। जब किसी ने रजिस्टर नहीं करवाया तो गवर्नमेंट ने नेपाल की जो टेलीकॉम अथॉरिटी है एनटीए, उसको ऑर्डर दिया कि सभी ऑन रजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दो। थर्सडे रात को यानी 4 सितंबर 2025 को यह बैन लागू हुआ और 26 बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में बैन किया गया। लेकिन कुछ ऐप्स थे जिन्होंने रजिस्टर करा लिया था, जैसे कि ये ऐप्स टिकटॉक, वाइबर, निम्बुज, पोपो लाइव, और कुछ ऐप्स रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किए थे लेकिन अप्रूवल के लिए पेंडिंग था, जैसे कि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी। इन्हें बैन नहीं किया गया था। ये 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करते ही नेपाल गवर्नमेंट को हर तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, जैसे हमेशा हर जगह होता है। अगर कोई सरकार कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे क्रिटिसाइज जरूर किया जाता है। सोशल मीडिया बैन होते ही नेपाल गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म भी शुरू हो जाती है। FNJ यानी फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट, ये नेपाल के जो जर्नलिस्ट हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है FNJ, और इसके साथ 22 और सिविल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर सरकार के
सोशल मीडिया बैन को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि सरकार को पहले अल्टरनेटिव देना चाहिए था। बिना अल्टरनेटिव के सोशल मीडिया बैन करने से प्रेस फ्रीडम और लोगों के राइट टू इंफॉर्मेशन डैमेज होता है। नेपाल के ह्यूमन राइट्स कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि सीपीएन माओइस्ट सेंटर और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, इन्होंने भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और सोशल मीडिया को रीस्टोर करने के लिए बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, जेनजी प्रोटेस्ट से पहले एक और प्रोटेस्ट हुआ था, जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट। 7 सितंबर 2025 को नेपाल के जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स मिलकर काठमांडू के माइती घर के पास एक प्रोटेस्ट किए थे और सोशल मीडिया बैन को हटाने के लिए नारे भी लगाए थे। दोस्तों, सोशल मीडिया बैन होने के बाद एक चीज हुआ जो नेपाल के यूथ को प्रोटेस्ट की ओर और भी तेजी से पुश किया, वो है नेपो किड कैंपेन। इसके बारे में भी जान लेते हैं। सोशल मीडिया बैन होते ही नेपो किड करके एक वायरल ट्रेंड चला नेपाल में। ये नेपो वर्ड आया है नेपोटिज्म से, जिसका मतलब ये है कि फैमिली कनेक्शन के थ्रू बच्चों को मिले हुए अपॉर्चुनिटीज, ना कि उनके मेहनत से। कुछ टाइम पहले इंडिया में भी यही नेपो किड ट्रेंड चला था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। सोशल मीडिया बैन होने के बाद यही ट्रेंड नेपाल के पॉलिटिशियंस, एक्सपीएम, मिनिस्टर्स और जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनके बच्चों के लिए चला। टिकटॉक और रेडिट पर उनके बच्चों के लग्जरी कार्स, फॉरेन एजुकेशन और फॉरेन ट्रिप्स के फोटोज और वीडियोज शेयर होने लगे। उन्हें नेपाल के आम यूथ के साथ कंपेयर किया गया कि नेपाल के यूथ ऐसे जॉब करते हैं जहां उन्हें कम सैलरी मिलती है, यहां काम नहीं मिलता, इसीलिए यूथ अब्रॉड चले जाते हैं। लेकिन पब्लिक पैसों का मिसयूज करके पॉलिटिशियंस के बच्चे लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ये सभी पोस्ट नेपो किड्स, नेपो बेबीज, पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल ऐसे हैशटैग से शेयर हो रहे थे। अब देखो, एक 22 साल का यंग लड़का जो स्ट्रगल कर रहा है, एक ढंग का जॉब नहीं ढूंढ पा रहा है अपने लिए, और उसी समय उसके सामने एक टिकटॉक वीडियो आ जाए जिसमें एक नेता का बेटा इंपोर्टेड गाड़ी चला रहा हो और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हो, तो उस 22 साल के लड़के के अंदर का हाल क्या होगा। इसके बाद रेडिट और टिकटॉक पर यह भी डिस्कशन चला कि ये जो ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहेगा, सड़क पर प्रोटेस्ट भी होगा। देश के यूथ अब जाग रहा है, देश में जो करप्शन और इनइक्वालिटी है उसके खिलाफ एक्टिव हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हर कोई इस नेपो किड कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। कुछ लोग बोलते थे कि पॉलिटिशियंस ने गलती की, लेकिन उनके वजह से उनके बच्चों को टारगेट करना सही नहीं है। ऐसा करना साइबर बुलिंग होगा, इससे उनका पर्सनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन यूथ के अंदर का गुस्सा इतना था करप्शन और इनइक्वालिटी को लेकर, जिसके वजह से फाइनली 8 सितंबर 2025 को उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए। दोस्तों, 8 सितंबर के प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ उसे बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किसने किया और लोगों को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिले थे, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऐसे ही नहीं हो जाता। लोग अपने आप एक दिन में सड़क पर नहीं आ जाते, इसके पीछे ऑर्गेनाइजर होते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं और मोबिलाइज करते हैं। दोस्तों, भले ही इस प्रोटेस्ट में कोई एक क्लियर सिंगल लीडर सामने नहीं था, मतलब कोई बड़ा नेता या बड़ा फेस फ्रंट में नहीं आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह प्रोटेस्ट बिल्कुल लीडरलेस था। इसके पीछे नेपाल के यूथ ग्रुप्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज जो थे वो एक्टिव थे। उनमें से दो नाम सामने आता है, हमी नेपाल और जेनजी नेपाल। चलिए दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हमी नेपाल, इसका नाम हर जगह ऑर्गेनाइजर के रूप में लिया जाता है। हमी नेपाल एक एनजीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमैनिटेरियन काम करता है। इस प्रोटेस्ट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को यूज किया था यंग लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। अगर हमी नेपाल की इंस्टाग्राम पेज देखोगे तो इसका जो फाउंडर और प्रेसिडेंट है सुदान गुरुंग, इसने 6 तारीख को एक वीडियो पोस्ट डाला था। इस वीडियो में वो लोगों को प्रोटेस्ट में आने के लिए एनकरेज कर रहा था। इसमें डेट और प्लेस भी मेंशन किया गया था कि 8 सितंबर को माइती घर मंडाला में आना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी साथ लाना है। 7 सितंबर को इसने एक बैनर पोस्ट किया था, यूथ अगेंस्ट करप्शन। साथ में प्रोटेस्ट के लिए डिस्कॉर्ड पर एक सेंट्रल कम्युनिकेशन चैनल भी बनाया और उसका लिंक इस पोस्ट में डाला। इसी दिन उसने हाउ टू प्रोटेस्ट करके एक और वीडियो पोस्ट डाला और इसमें प्रोटेस्ट के लिए सारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस शेयर किया। 8 सितंबर को सुबह सुबह इसने अपनी फॉलोअर्स को एक रिमाइंडर भी दिया और साथ में ये इंस्ट्रक्शन भी दिया कि अपने साथ बैग्स, वाटर बोतल, अम्ब्रेला और फेस मास्क लेकर आना। तो दोस्तों, ये तो क्लियर है कि हमी नेपाल एक मेजर ऑर्गेनाइजर है इस प्रोटेस्ट का। अब बात करते हैं जेनजी नेपाल की। ये एक सोशल मीडिया पेज है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पेज
6 सितंबर को लाइमलाइट में आया है, क्योंकि इससे पहले इसने कोई भी पोस्ट नहीं डाला था। इसका पहला पोस्ट 6 सितंबर को आया था, जबकि 4 तारीख को सोशल मीडिया बैन हो चुका था। शायद ये पेज 6 सितंबर को बनाया गया होगा। 6 सितंबर को इसका पहला पोस्ट क्या था? ये यूथ अगेंस्ट करप्शन। 8 सितंबर नेपाल प्रोटेस्ट। इसमें प्रोटेस्ट की प्लेस, डेट और टाइम सब कुछ मेंशन है। 7 सितंबर को इसने एक पोस्ट किया था जिसमें प्रोटेस्ट के एम के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। उसमें क्लियरली लिखा था कि ये फाइट सिस्टम के अगेंस्ट है। सिस्टम मतलब गवर्नमेंट, अपोजिशन, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, सब कुछ इंक्लूड है इसमें। इसी दिन एक और पोस्ट डाला गया था जिसमें 10 पॉइंट वाला क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जिसमें ये लिखा गया था कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट नहीं है बल्कि लोगों का मूवमेंट है, इसीलिए हम किसी एक सिंगल लीडर के पीछे नहीं चलेंगे। प्रोटेस्ट के दौरान किसी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेंगे, और अगर कोई पॉलिटिकल या पर्सनल गेन के लिए प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश करे तो उसे एक्सपोज करेंगे। अगर आप जेनजी नेपाल का पूरा पेज स्क्रॉल करोगे तो इसका सभी पोस्ट इसी प्रोटेस्ट के बारे में है। तो दोस्तों, इससे साफ साफ पता चलता है कि भले ही इस प्रोटेस्ट में कोई सिंगल लीडर नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोटेस्ट पूरा लीडरलेस था। यूथ ग्रुप्स जैसे कि हमी नेपाल और जेनजी नेपाल ने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, कोऑर्डिनेट किया और लोगों तक इंस्ट्रक्शंस पहुंचाया। दोस्तों, एक और बात बता दूं आपको, सोशल मीडिया पर ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ प्रोटेस्ट का और नेपो किड कैंपेन चला, वो सभी सोशल मीडिया बैन होने के बावजूद कैसे पॉसिबल हुआ? इसका सिंपल आंसर है, टिकटॉक बैन नहीं हुआ था, इसलिए जेनजी ने उसका यूज किया, और जो मेजर ऐप्स बैन हो गए थे उसको वीपीएन के थ्रू चलाने लगे। एक वीपीएन प्रोवाइडर है प्रोटोन वीपीएन, उन्होंने खुद अनाउंस किया कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर 6000% तक उनके साइन अप्स बढ़ गए थे। मतलब जितना सरकार ने ब्लॉक करने की कोशिश की, उतना ही यूथ और भी ज्यादा कनेक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड हो गए। अब आ जाते हैं 8 सितंबर को, जिस दिन ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सुबह 9 बजे तक हजारों स्टूडेंट्स काठमांडू के माइती घर मंडाला के पास इकट्ठा हो चुके थे। सभी स्कूल यूनिफॉर्म्स में थे और उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे। कुछ यूथ गाना गा रहे थे और कुछ स्लोगन्स दे रहे थे। इस क्राउड में 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी थे। जो ऑर्गेनाइजर्स थे हमी नेपाल और जेनजी नेपाल, उन्होंने पहले से ही सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस दे दिए थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, आउटसाइडर को घुसने मत देना और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान प्रॉब्लम ये दिखाई दी कि जितने भी यूथ आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, सभी लोगों तक ये इंस्ट्रक्शन पहुंच नहीं पाए थे। उन्हें प्रोटेस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था, इसीलिए सभी प्रोटेस्टर्स का मूड अलग अलग लग रहा था। कोई करप्शन से परेशान होकर आया था, कोई सोशल मीडिया बैन को लेकर गुस्से में था, और कुछ बस क्यूरियोसिटी से आए थे। मतलब ये देखने आए थे कि उनके दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रैली कर रहे हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स इतने गुस्से में थे कि ये कह रहे थे कि अगर सरकार हमारी बात नहीं समझेगी तो यहाँ बांग्लादेश जैसा सिचुएशन हो सकता है। इन सभी रीजंस की वजह से प्रोटेस्ट थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड लग रहा था और कई लोग बस फ्लो में ही आगे बढ़ रहे थे। फिर जैसे भी हो 10:30 बजे तक ये रैली पीसफुल लग रही थी और सब लोग न्यू बानेश्वर में नेपाल की जो फेडरल पार्लियामेंट है उसकी तरफ मार्च कर रहे थे। जैसे जैसे यूथ आगे बढ़ रहे थे, प्रोटेस्ट का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा था, क्योंकि कुछ आउटसाइड ग्रुप्स इसमें ज्वाइन कर चुके थे और यूथ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो जेनजी को उनके मेन एजेंडा से डाइवर्ट करके कुछ और एजेंडा की ओर लेने की कोशिश कर रहे थे। जेनजी का मेन एजेंडा क्या था? करप्शन। लेकिन ये आउटसाइड ग्रुप्स अपनी एजेंडा को उसमें डाल रहे थे, जिसके वजह से जेनजी प्रोटेस्ट का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ रहा था। कोई क्लियर लीडरशिप ना होने की वजह से ये जेनजी प्रोटेस्ट कमजोर पड़ रहा था। कुछ यूथ का कहना था कि हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इसका अगर कोई क्लियर लीडरशिप होता और थोड़ा बेहतर प्लानिंग होती तो ये प्रोटेस्ट और भी सक्सेसफुल होता। जैसे तैसे करके प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा था, लेकिन सिचुएशन तब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जब प्रोटेस्टर्स रेस्ट्रिक्टेड जोन तोड़ के पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश की। रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स मोटरसाइकिल पर आकर बैरिकेड्स तोड़ के पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसे रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन
कैनन और टीयर गैस छोड़ा, फिर रबर बुलेट्स और आखिर में लाइव फायरिंग भी किया। इसमें कुछ प्रोटेस्टर्स मारे गए और कुछ इंजर्ड भी हुए। 8 सितंबर की शाम तक कम से कम 19 लोग मारे गए थे। सिर्फ काठमांडू में ही 17 डेथ्स रिपोर्ट हुई और 300 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। कुछ प्रोटेस्टर्स का कहना था कि ये जो एस्केलेशन हुआ ये यूथ की वजह से नहीं बल्कि स्टेट के फेलियर की वजह से हुआ है। स्टेट रेस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। कुछ यूथ ये भी कह रहे थे कि पॉलिटिकल लोग अपना एजेंडा लेकर आए, प्रोटेस्ट में कियोस बनाया, पुलिस और क्राउड को भड़काया और फिर चले गए। लेकिन इसकी नतीजा जेनजी को झेलना पड़ा। शाम को गवर्नमेंट ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया, लेकिन तब तक यूथ के अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। यही गुस्सा शाम को ऑनलाइन पर भी देखने को मिली। सोशल मीडिया पर ये हैशटैग भी चला, हत्यारा सरकार, रिजाइन रमेश लेखक, रिजाइन केपी ओली। और ये ट्रेंड भी देखने को मिली कि जब पुलिस मर्डर करेगा तो तुम किसको बुलाओगे। हमने उनके बच्चों को एक्सपोज किया, उन्होंने हमारे बच्चों को मारा। जेनजी नेपाल जो एक ऑर्गेनाइजर था इस प्रोटेस्ट का, उसने एक कंडोलेंस स्टेटमेंट रिलीज किया मंडे 6 PM के आसपास। इसमें उसने ये अनाउंस किया कि ये प्रोटेस्ट को पोस्टपोन किया जाएगा क्योंकि इस प्रोटेस्ट में अपने ही लोग जान गंवा चुके हैं। और ये मैसेज भी देना है कि ये मूवमेंट किसी ह्यूमन लाइफ के कॉस्ट पे नहीं चलेगा। लेकिन इसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इस डिसीजन को रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि प्रोटेस्ट को सस्पेंड नहीं करना है, इसे कंटिन्यू रखना है, उन्हें सम्मान देने के लिए जिन्होंने अपने जान दिया है। अगर आप इसके कमेंट सेक्शन जाके देखोगे तो ये क्लियरली दिखाई देता है। मंडे रात होने तक सोशल मीडिया में यूथ का मूड डिवाइडेड लग रहा था। कुछ लोग ट्रॉमाटाइज्ड हो गए थे क्योंकि टीयर गैस के साथ दिन भर का उनका जो एक्सपीरियंस था वो याद आ रहा था। कुछ लोगों को पुलिस का बुलेट फायरिंग याद आ रहा था। उस फायरिंग में अपनी दोस्तों को इंजर्ड होते हुए और मरते हुए भी देखे थे। कुछ लोग प्रोटेस्ट को स्टॉप करने के लिए बोल रहे थे और कुछ पॉलिटिशियंस के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये रीग्रुप होने का टाइम है और इस बार और भी स्ट्रांग होकर वापस आना है। 8 सितंबर उनके लिए एक ब्लैक डे रहेगा। ये प्रोटेस्ट कभी रुकेगा नहीं। अगर रुक गया तो ये करप्शन सिस्टम ऐसे ही चालू रहेगा। अगर गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि हमारी बात सुनने के लिए हमें मरना होगा तो हम मरेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उन्हें रेस्पॉन्सिबल होना होगा और इस गवर्नमेंट को रिजाइन करना होगा। दोस्तों इस प्रोटेस्ट से एक चीज तो क्लियर था कि जेनजी के अंदर जो गुस्सा था वो अनलिश हो चुका था और यही गुस्सा नेक्स्ट डे यानी 9 सितंबर को देखने को मिली। दोस्तों अब आ जाते हैं 9 सितंबर यानी ट्यूसडे को। इसी दिन प्रोटेस्टर्स नए डिमांड्स के साथ आए। जो ऑर्गेनाइजर्स थे हमी नेपाल और जेनजी नेपाल, उनके तरफ से डिमांड रखी गई थी। अगर आप उनके इंस्टाग्राम पेज देखोगे तो वहां आपको इसके बारे में क्लियरली पता चल जाएगा। हमी नेपाल का जो इंस्टाग्राम पेज था उसमें उसने एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में यूथ को ये बोला गया था कि मैती घर मंडाला के पास फिर से गैदर होना है और पीसफुल सिट डाउन प्रोटेस्ट करना है। अपने साथ बैग, वाटर बोतल और अम्ब्रेला लेकर आना और हमारी टीम ग्राउंड पर अवेलेबल होगी आपको गाइड और कोऑर्डिनेट करने के लिए। हमी नेपाल ने एक और पोस्ट डाला था जिसमें उसने अपने डिमांड्स के बारे में बताया था। उसका डिमांड्स ये था, पहला इस गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना है, दूसरा सभी मिनिस्टर्स को भी रेजिग्नेशन देना है, तीसरा जिसने यूथ के ऊपर गोली चलाने के लिए ऑर्डर दिया था उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चौथा यूथ के लीडरशिप में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाए। अगर आप जेनजी नेपाल के इंस्टाग्राम पेज देखोगे तो इसने भी अपने फॉलोअर्स को वही अपील किया था। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। एक तरफ ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे ये पीसफुल तरीके से अपने डिमांड रखना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया चैनल्स पर लोग यूथ को भड़का रहे थे। हमी नेपाल ने जो कम्युनिकेशन चैनल बनाया था डिस्कॉर्ड पर यूथ अगेंस्ट करप्शन करके, उसमें यूथ को भड़काया जा रहा था। इस चैनल को हमी नेपाल ने बना तो दिया था लेकिन इसका प्रॉपरली मॉडरेट नहीं किया था। मतलब कोई भी आके कुछ भी पोस्ट कर सकता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग कैसे वायलेंस के लिए कॉल दे रहे थे। कुछ लोग ओपनली बोल रहे थे मुझे मशीन गन चाहिए, चलो मोलोटोव फेंकते हैं। मोलोटोव मतलब बटल बम। कोई कह रहा था कि एयरपोर्ट के रनवेज को डिस्ट्रॉय करो, प्लेन्स को जला दो। कोई पॉलिटिशियंस को मारने के लिए बोल रहा था, कोई सब कुछ जला देने के लिए बोल रहा था। ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर हो रहे थे कि नेताओं के बच्चों को मारो, पर हेड 2 लाख, साथ में ये भी हमें
5 या 10 लाख नहीं चाहिए, हमें एक यूथ के बदले एक लीडर की डेड बॉडी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में कैसे यूथ को वायलेंट एक्शन के लिए भड़काया जा रहा था और यही वायलेंस ट्यूसडे को नेपाल के यूथ के अंदर देखने को मिली। ट्यूसडे को सुबह सुबह हजारों स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए और नेपाल के अलग अलग लोकेशंस पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। पहले तो ये क्राउड स्लोगन्स दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये अनार्किक मॉब में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। प्रोटेस्टर्स ने सबसे पहले फेडरल पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने मंडे को जैसे फोर्स यूज किया था वैसे ही ट्यूसडे को भी किया। कुछ प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट भी किया गया। बहुत सारे लोकेशंस पर कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन फिर भी यूथ नहीं रुके। वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ और कुछ घंटों के अंदर क्राउड सारे जगह फैल गए। प्रोटेस्टर्स ने पहले फेडरल पार्लियामेंट को कंट्रोल किया और उसमें आग लगाया। कुछ प्रोटेस्टर्स सिंह दरबार जो था उसके वेस्टर्न गेट को तोड़ा और उसके अंदर घुस गए। वहां पे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के साथ साथ बाकी सभी मिनिस्टर के ऑफिसेस को जलाया। सिंह दरबार के बाहर जो व्हीकल्स पार्क हुए थे उन्हें भी आग लगा दी गई। प्रोटेस्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा, उसे भी जला दिया। देश के नेशनल बिल्डिंग्स को एक एक करके जलाया गया। उसमें जो स्ट्रक्चर, फर्नीचर और इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे सब कुछ जलाया गया। रिपोर्ट्स ये भी आया है कि प्रोटेस्टर्स ने सिंह दरबार के सिक्योरिटी फोर्सेस से आर्म्स लूट के ले गए। बाद में आर्मी ने इसको रिकवर भी किया था। मिनिस्टर्स के क्वार्टर्स और उनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर भी पत्थर फेंका गया और आग लगाया गया। आर्मी ने पॉलिटिशियंस को उनके घरों से सेफली इवैक्यूएट किया और उन्हें त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचाया। लेकिन प्रोटेस्टर्स वहां भी पहुंच गए थे पॉलिटिशियंस को देश छोड़ के भागने से रोकने के लिए। इसलिए आर्मी ने एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। पॉलिटिशियंस पर डायरेक्ट अटैक भी किया गया। एक्स पीएम शेर बहादुर ड्यूबा और उनके वाइफ आरजू राणा ड्यूबा जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे उन पर डायरेक्ट अटैक किया गया। उनके घर को जलाया गया और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। शाम तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बैंक्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स सब कुछ जला दिया गया। रिपोर्ट्स ये भी आई कि ये तोड़फोड़ और आग लगाना नेपाल के 17 डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। प्रोटेस्टर्स ने जेलों को भी नहीं छोड़ा, उससे भी तोड़ दिया। वहां से हजारों कैदी भाग गए थे। इस वायलेंट प्रोटेस्ट को देखते हुए पॉलिटिकल फॉलआउट भी हुआ। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रेजिग्नेशन दिया। साथ में उनके यूएमएल पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स पार्टी छोड़ के भाग गए। होम मिनिस्टर रमेश लेखक, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी, वाटर सप्लाई मिनिस्टर प्रदीप यादव, ऐसे एक एक करके बहुत सारे मिनिस्टर्स अपना रेजिग्नेशन दे दिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के 21 मेंबर रेजिग्नेशन दिए। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सारे मेंबर्स पार्टी छोड़ दिए। शाम को ये नैरेटिव भी चली कि नेपाल में मोनार्की सिस्टम वापस आएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से पहले क्लैरिफाई किया गया था कि ये मोनार्की मूवमेंट नहीं है, लोगों का मूवमेंट है। रात को 10 बजे तक आर्मी ने डिक्लेयर किया कि देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अब वो डायरेक्ट कंट्रोल ले रही है। ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए। आर्मी चीफ ने प्रोटेस्ट ग्रुप्स को शांति से बातचीत करने के लिए अपील की। दोस्तों, ट्यूसडे को ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट और वैंडलिज्म हुआ, इसमें से ऑर्गेनाइजर ग्रुप्स खुद को अलग करने लगे। हमी नेपाल और जेंजी नेपाल दोनों का कहना था कि हमने ये नहीं किया, हमारा एम था एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना। हमारा जो स्ट्रगल है वो जस्टिस, इंटीग्रिटी और बेटर नेपाल के लिए है। इस प्रोटेस्ट को अपॉर्चुनिस्ट लोगों ने हाईजैक कर लिया है। हमी नेपाल ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाला, दिस इज नॉट अस। जेंजी नेपाल ने भी सिमिलर पोस्ट डाला, नो मोर वैंडलिज्म, लेट्स डिफेंड द प्रॉपर्टीज नाउ। हम इन गुंडों को इसका फायदा लेने नहीं देंगे। जेंजी नेपाल के तरफ से ये अपील भी की गई थी कि किसी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टीज को टारगेट ना करें। साथ में सिंह दरबार, डाटा सेंटर्स और इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बचाया जाए। नेपाल के यूथ ऑनलाइन मैसेजेस भी पोस्ट कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट को स्टॉप करना चाहिए, ये गलत दिशा में जा रही है। डिस्कॉर्ड का ये स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, लोग किस तरह इस प्रोटेस्ट को रोकने की मांग कर रहे थे। दोस्तों, 8 और 9 सितंबर के वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद 10 सितंबर को नेपाली आर्मी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। 9 और 10 सितंबर के बीच में आर्मी ने 27 लोगों का अरेस्ट किया। ये लोग हथियार लेकर लूटपाट मचा रहे थे। उनसे 31 राइफल्स सीज किए गए और भी कुछ लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और पॉलिटिशियंस के घरों को जलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी पकड़ा गया। आर्मी ने वार्निंग दी कि अगर कोई अब भी वायलेंस
या लूटपाट करेगा तो उसको पनिशेबल क्राइम माना जाएगा और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 जेलों से लगभग 15,000 कैदी भाग गए थे। कुछ कैदी को अरेस्ट किया गया और कुछ अपने आप सरेंडर किए, लेकिन अभी भी हजारों कैदी को पकड़ना बाकी है। आर्मी चीफ अशोक राज सिगडेल ने प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स को अपील किया कि शांति से बैठकर बात करो ताकि इस क्राइसिस का सॉल्यूशन निकाला जा सके। पीएम केपी शर्मा ओली ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे चुके थे। अब देश को चलाने के लिए एक नया हेड चाहिए था। आर्मी ने जेनजी ग्रुप से कहा कि वो आके सेटलमेंट करें और प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक नया इंटरिम हेड डिसाइड करें। ट्यूसडे और वेडनेसडे को आर्मी हेडक्वार्टर्स और जेनजी लीडर्स के बीच कई मीटिंग्स हुए। डिस्कॉर्ड पर द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल करके एक चैनल बनाया गया जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स ऑनलाइन आए। वहां एक वर्चुअल डिस्कशन हुआ कि इंटरिम पीएम के लिए किसको नॉमिनेट करना चाहिए। बहुत सारे डिस्कशन के बाद सुशीला कर्की के नाम फाइनल किया जाता है। सुशीला कर्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके थे। डिस्कॉर्ड पर एक वोटिंग हुई जिसमें 7,711 वोट्स दिए गए। सबसे ज्यादा वोट्स सुशीला कर्की को मिले, 3,832 वोट्स, और बाकियों को इतने वोट्स मिले। 12 सितंबर 2025 को सुशीला कर्की नेपाल के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में चार्ज भी लेते हैं। इंटरिम पीएम बनते ही वो नेपाल के फर्स्ट वुमेन बनते हैं जो कंट्री को लीड करेगा। अब नेपाल में नेक्स्ट इलेक्शन मार्च 2026 में होने वाला है। तब तक सुशीला कर्की देश को संभालेंगे। 13 सितंबर को काठमांडू और दूसरे एरियाज में जो कर्फ्यू लगा था उसे हटा दिया जाता है। अगर डिस्ट्रक्शन की बात करो तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोटेस्ट में 455 पुलिस ऑफिसेस डैमेज हुए हैं। प्रोटेस्टर्स वहां से 1100 से भी ज्यादा वेपन्स लूट के ले गए। लगभग 300 लोकल यूनिट्स यानी म्युनिसिपैलिटीज डैमेज हुए हैं। और अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो पूरे प्रोटेस्ट के दौरान 72 लोगों की डेथ हुई है और लगभग 2100 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें प्रोटेस्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, भागने वाले कैदी और आम पब्लिक भी शामिल हैं।